गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें हम डील करेंगे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा, हम लोग ने कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि ये लॉन्ग प्रोसेस से होते हुए चले आ रहे हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, अब देखिए जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको आप वापस से रिन्यू तो कर नहीं सकते 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, नहीं, इसका मिलियन, 500 मिलियन साल लग जाते हैं इसको वापस से इमर्ज होने में। ठीक है, तो उसी सिमिलरिटी में नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में है कि क्या कहते हैं, ये रिन्यूड हो जाते हैं। बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करें इनका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का, तो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूड हो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, उसको आप जितना अगर एग्जॉस्ट कर देंगे वो वापस आपके लिए तैयार हो जाएंगे, फिर एग्जॉस्ट कर देंगे वो वापस से आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है जैसे आपका हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, बेसिकली एवरी टाइप सॉर्ट ऑफ एनर्जी which we see around us। ठीक है, अब अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, पता है आपको क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन पोल्यूटिंग, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, पहली बात इको फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी इज ओनली न्यूक्लियर व्हिच इज नॉन रिन्यूएबल एंड पोल्यूटिंग। अब इसमें से नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, इन सब के बारे में बात करी। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। अगर आप उसको एग्जॉस्ट करते हैं वो वापस से रिन्यू नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा उसको वापस से रिन्यू होने में। ऐसा इकलौता एक बेसिकली एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिकली टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज जिसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना गया है और पोल्यूटिंग भी माना गया है। मतलब ये बोथ है, पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, लेकिन तब भी ये नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में है rather than कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। ठीक है, अब दीज इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू फॉरेस्ट शॉर्टेज। अब जब इंक्रीजिंग आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते रहेंगे, इतनी किल्लत है फॉसिल फ्यूल्स की, पेट्रोल की, कोल की, तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, उस समय की जो उस समय कह रहे हैं उस चीज की शॉर्टेज, उस चीज की कमी पड़ जाएगी आपको। फिर इफ वी कंटिन्यू, अगर हम कंटिन्यू करते हैं जैसे आज के समय में हम जितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन यूज कर रहे हैं, उसी स्पीड से हम अगर कंजम्पशन करते रहें तो आगे चल के ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर हमारे पास कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज रहता तो हम लोग 10-20 साल में ही, मतलब हमारे 10-20 साल में देश तबाह हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि कोल खत्म हो जाता, पेट्रोलियम खत्म हो जाता, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं रह पाता। इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज treated as an alternative for a conventional power resources which is also very non polluting and eco friendly। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट टाइप एनर्जी जो है सोलर एनर्जी। ठीक है, अब सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हैं, सोलर से आप सनलाइट समझते हैं। ठीक है, तो एनर्जी व्हिच कैन बी produced by sunlight is known as solar energy। ठीक है, सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity। अब जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करा जाता है, पकड़ा जाता है एक तरीके से सनलाइट को, फिर आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जैसे सोलर पैनल हो गए, सोलर पैनल ऐसे छत पे जो आपके दीवार के ऊपर रखा नहीं रहता, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसके वजह से बिजली घर में आती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैनी ऑफ दिस जो सोलर पैनल्स मैंने बता दिया, सोलर पैनल्स ये होता है तो पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस और डोमेस्टिक पर्पस, खाना पकाना है, बत्ती जलानी है, एसी चलाना है, कोई भी पर्पस के लिए काम आ सकता है। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। अब जिन कंट्री के पास सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, जैसे हमने ज्योग्राफी में डील करा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसमें बता रहे थे कि सन अगर जहां पे सन कहां से, टॉरिड जोन में हमने पढ़ा था ना, टॉरिड जोन में देखा तो वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि सनलाइट ज्यादा आती है वहां पे सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग होता है और वहां पे ज्यादा एबंडेंट पाई जाती है बिकॉज ऑफ एबंडेंट सनलाइट। Solar energy is also used in solar heaters, जो भी solar heater, solar cooker, solar dryer, ठीक है, it is especially in the tropical। Each country का will use solar energy, ठीक है, it is widely used in Japan, Germany,
अब जो इंडिया में जो दो जगह हैं जहां पे सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग करा जाता है वो है गुजरात और राजस्थान। ठीक है, गुजरात और राजस्थान। और वर्ल्ड में बात करें तो जापान, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, ठीक है, ये सब जगह ये पाया जाता है। डेवलप ये यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी बहुत इजी था। अब पढ़ते हैं विंड एनर्जी, हवा एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो विंड एनर्जी बेसिकली होती क्या है? तो विंड एनर्जी होती है, विंड इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है हवा एक प्रकृति है। ठीक है, तो हवा एक प्रकृति का एक रूप है जिसके हवा चलती है तो मतलब देखिए अभी चल रही है तो पत्ते हिलते हैं, बहुत अच्छे फीलिंग आती है। ठीक है, दिस इज इनएग्जॉस्टेबल एंड इज अ नॉन पोल्यूटिंग रूप ऑफ सेफ। अब जो विंड एनर्जी है ये नॉन पोल्यूटिंग है, बता दिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एवरी सॉर्ट ऑफ एनर्जीज will be non-polluting and eco-friendly except nuclear energy। ठीक है, तो क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होगी, पहला पॉइंट याद रखिए, इनएग्जॉस्टेबल। दूसरा इको-फ्रेंडली, इको-फ्रेंडली में नॉन पोल्यूटिंग भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? The energy generated from wind is called wind। अब जब विंड हवा से एनर्जी आती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग winds make windmill rotate। अब उसके कारण क्या होता है? विंडमिल्स आपने देखा होगा, विंड मिल्स, आप विंडमिल्स देखे होंगे नहीं? अरे वो क्या कहते हैं कि बड़ा सा वो होता है, जिसमें बड़ा सा पंखा होता है एकदम से, जो घूमता रहता सफेद रंग का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये देखिए बड़ा सा होता है, तो जब हवा आती है तो वो चक्री जो होती है वो घूमती रहती, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रेशर आगे बढ़ता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस और एनी अदर सॉर्ट ऑफ पर्पस। ठीक है, windmills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial। अब जो windmills है बहुत समय से यूज हो रही है, वो ग्रेन्स के लिए ग्राइंडिंग ग्रेन्स जो क्या होते हैं ग्रेन्स कहते हैं अनाज, हाँ ठीक है, जो अनाज होते हैं इस खेत में लगता है उसको ग्राइंड करती है। ठीक है, वो बहुत सिंस टाइम इम्मेमोरियल वो विंड एनर्जी का यूज होता आ रहा है। बट नाउ डेज विंडमिल्स आर डिफरेंट। अब आज के समय में विंडमिल बहुत डिफरेंट है। पुराने जमाने में आप देखते थे विंडमिल्स बड़ी वैसी रहती थी, बड़ी मोटी रहती थी, बहुत मतलब उनका टेक्सचर जो था इतना मोटा था और ऊपर से पंखे बहुत छोटे छोटे। लेकिन आज में एकदम थिन, एकदम पतला बना दिया उसको, उसने जिम शुरू कर दिया। ठीक है, विंडमिल ने जिम शुरू कर दिया, इतनी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हाई स्पीड विंड रोटेट द विंडमिल, तो हाई स्पीड विंड होती है वो रोटेट व्हिच इज कंसिडर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हो गया ये। अ लार्ज क्लस्टर ऑफ विंडमिल्स इज फॉर एनर्जी। अब अगर आपको हर मतलब एक जगह जहाँ पे विंडमिल्स का कलेक्शन है या क्लस्टर है, ठीक है, या हर जगह वो ग्रुप है विंडमिल्स, तो उसे हम विंड फार्म कहते हैं। विंड फार्म कहते हैं जहाँ पे विंडमिल्स का क्लस्टर है और ग्रुप ऑफ विंडमिल्स वहाँ पे स्थित है, तो उसे हम विंड फार्म्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो पड़ेगा नीदरलैंड्स, ठीक है, नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए। इंडिया की बात करें, इंडिया में एनर्जी टीएन क्या? तमिलनाडु। ठीक है, के जैसे आप बताइए, एपी आप बताइए, नहीं एपी मतलब तो एपी जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो एपी, तेलंगाना टी, गुजरात जी, राजस्थान एमपी। ठीक है, ये सारे सात है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। ठीक है, तो सारे स्टेट्स है which have मतलब which are the leading producer of wind energy। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पाई जाती है, सबसे बड़ी विंडमिल वहां पे पाई जाती है, वहां पे सबसे बड़ा विंड फार्म है इंडिया का, तमिलनाडु। ठीक है, हो गई विंड एनर्जी। ठीक, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं जो कि एक एक्सेप्शन है, लेकिन तब भी वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। The energy stored in the nuclei of radioactive elements and uranium and thorium। अब यूरेनियम और थोरियम याद रखिएगा, यूरेनियम थोरियम ये केमिस्ट्री के दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो होते हैं जो एलिमेंट्स, इनके अंदर जो होती है एक एनर्जी होती है। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली हर मेटल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियाई जो होती है, न्यूक्लियाई इनके अंदर न्यूक्लियाई होती है और न्यूक्लियाई में एनर्जी होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से समझिए, न्यूक्लियर से न्यूक्लियाई समझ लीजिए, न्यूक्लियाई इन रेडियो
न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। इट प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट अपार्ट एट इट्स न्यूक्लियर। अब जो इसके अंदर जो इन दोनों के रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियाई होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, इनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। तो अब जब हम इनकी न्यूक्लियाई को अलग करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन होगा, दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। फिर हो गया द एटम यूज्ड इन द फिजन प्रोसेस कम फ्रॉम यूरेनियम। अब जो एटम जो यूज होता है, एटम यूज होता है न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है, फ्रॉम कम जो कि आता है यूरेनियम और थोरियम। जो एटम यूज होता है न्यूक्लियर फिजन में वो यूरेनियम और थोरियम से आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर रिएक्टर, और जो ये न्यूक्लियर फिजन जहाँ पे टेक करता है, जहाँ पे पैदा होता है, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर फिजन होता है आपका, ठीक है, आपका नहीं मतलब यूरेनियम थोरियम का, ठीक है। द एनर्जी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब जो इनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिजन के बाद, तो इसका एनर्जी बहुत न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में काम आती है, ठीक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वाज सेटअप इन यूके 1956। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, सेटअप हुआ था यूके 1956। याद रख लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूक्लियर जापान, रशिया, जर्मनी, यूक्रेन, ठीक है। अब इंडिया सुनिए, इंडिया में इंडिया है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन झारखंड, ठीक है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है झारखंड, क्योंकि जहां न्यूक्लियर और थोरियम पाए जाएंगे वही तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ठीक है। अब झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम पाया जाता है। हाँ, यूरेनियम आपका एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हाँ, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम। फिर क्या बोलती, थोरियम, थोरियम की बात करें, थोरियम का पाया जाता है मोनोसाइट सैंड्स, मोनोसाइट सैंड्स ऑफ केरला, मोनोसाइट सैंड्स ऑफ केरला। तो मोनोसाइट सैंड्स केरला में, वहां पे आपका थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम आपका झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। फिर अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया लोकेटेड इन तमिलनाडु। अब देखिए यूरेनियम राजस्थान झारखंड में पाया जाता है, थोरियम केरला में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट हम कैसे देता है, तो वो कहाँ पे है, वो है आपका कलपाक्कम, कलापक्कम, कलापक्कम है, वो है, अब नाम से पता करिए कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, कलापक्कम नहीं, कलापक्कम नहीं, कल्पाक्कम, कल कल्पाक्कम, कल्पाक्कम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे पाया, तो वो वहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन वहां पे है, ठीक है। और यहाँ का है तारापुर है, बुक में आपको बहुत नाम दिए हैं। तारापुर हो गया महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, ठीक है, राजस्थान में होगा, नरोरा, नरोरा है यूपी में, और आखिरी कायरा, कायरा कहाँ पे आपका, कायरा आपका है कर्नाटक, क्योंकि कैसे कर्नाटक, ठीक है, ऐसी बात नहीं। तो याद रखिएगा, कल्पाक्कम तमिलनाडु में, दूसरा राणा प्रताप सागर राजस्थान में, फिर नरोरा यूपी में, नरोरा यूपी में, फिर कायरा कर्नाटका में, और तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 5 जगह है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टैब्लिश है, ठीक है। तो हो गया हमारा बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी के बारे में जान लीजिए। टाइडल एनर्जी टाइड से बनती है। टाइड्स आपको पता क्या होती है? टाइड मतलब जो समुद्र में जो लहरें आती है ऊंची ऊंची, उसको टाइड्स कहते हैं, ठीक है। जो टाइड से निकला है टाइडल। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है? टाइडल एनर्जी आपकी होती है जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो मून में ग्रेविटेशनल पुल of the moon and the sun, gravitational pull of the moon and the sun and the rotation of the earth. इसके कारण क्या होता है? टाइड्स आती है, लहरें आती हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल, ये सब मैं आपको ज्योमेट्री में बता चुका हूँ क्लास 7 की, क्योंकि मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड बेसिकली रोटेशन
जब जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन इन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऐसे याद रखिए, ग्रेविटेशनल पुल किसका होता है, मून और सन का, और रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण लहरें आती हैं समुद्र में, ठीक है। अब आपको पता है लहरें क्यों आती हैं, तो ये बता दीजिएगा, अगर आपके साथ में भी होता है तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए किसी से भी, क्या बताइए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपकी समुद्र में लहरें क्यों आती हैं, तो आप बता दीजिएगा। नहीं बता पाएगा कोई, मुझे लगता है 100% लोग बता पाए। हाँ तो क्या बताया था, लहरें क्यों आती है, तो बता दीजिएगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन इन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं लोगों से, अपने स्टूडेंट दोस्तों से, कि बताओ भाइयों कि समुद्र में लहरें क्यों आती है, किसी को पता नहीं होगा, होपली हार्डली 1-2 स्टूडेंट्स को ही पता हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डीप रीजन है। डीप रीजन क्या है, बहुत ही यूनिक चीज है जो सब बहुत ही कम लोगों को पता होगी, ठीक है। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन इन द रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण टाइड्स आती है, ठीक है। हो गया हमारा दोस्तों को बताना, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो लहरें आती हैं, तो लहरों को ट्रैप करके उसकी एनर्जी बनाते हैं, अरे ठीक है, हाँ ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग द टाइडल वेव्स ऑफ द सी इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो लहरें आती हैं उसको ट्रैप करते हैं और टाइडल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ नॉन पॉल्यूटिंग एंड इनऑक्सिडेबल सोर्स, ओके हो गया। अब समुद्र की बात है तो कहाँ पे होगा, कोस्टल एरियाज होगा। कोस्टल एरियाज पता है, पानी के किनारे का इलाका, ठीक है, हो गया सब पानी का है, हाँ समुद्र के किनारे का इलाका। आर वेयर टाइडल एक्टिविटी बाय बिल्डिंग टाइडल फिल्म मार्क्स, तो इसके कारण क्या होता है, इसके भी फार्म्स होते हैं, उसको कहते हैं टाइडल मिल फार्म्स, जहां पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्पेशल डैम्स आर बिल्ट इन नैरो थिंग्स ऑफ द सी टू जनरेट, अब डैम्स बिल्ड होते हैं सी पे ताकि वो जनरेट कर सके टाइडल एनर्जी, ठीक है। हाई क्वालिटी टरबाइन्स आर इंस्टॉल्ड एट, हाई क्वालिटी टरबाइन्स होते हैं वो यूज करते हैं, कन्वर्ट्स टाइड पावर इनटू टाइडल एनर्जी, ओके। द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट फुली डेवलप्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी तो फुली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन विद टाइम लोकेटेड इन रशिया के साथ गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। टाइडल एनर्जी की बात करें, कोई हाईली डेवलपमेंट नहीं हुआ इसके एनर्जी का, तो ये पाया जाता है गल्फ ऑफ कच्छ में। गल्फ ऑफ कच्छ पता है आपको कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ होगा, अरे बेसिकली जैसे आपके इंडिया का मैप ये बड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, जज मत करिएगा, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये जो ये इलाका जो होता है, ये वाला इलाका, ये इलाका गुजरात के पास होता है, नहीं गुजरात इधर है, हाँ गुजरात के पास जो होगा इधर साइड उसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलेंगे, ठीक है। तो इधर साइड गल्फ ऑफ कच्छ और इंडिया थोड़ा ठीक जरूरत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। अब हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब जो कि हीट एनर्जी जो हम अर्थ से लेते हैं उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, कैसे अर्थ से लेते हैं एनर्जी, द टेंपरेचर इन हीट ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। अब जैसे हमको पता है जब हम अर्थ के अलग-अलग लेयर्स में जाते हैं टेंपरेचर इंक्रीज होता जाता है, तो उसके कारण हम हीट ट्रैप कर लेते हैं और जियोथर्मल एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है। द हीट में कम फ्रॉम मैग्मा और मॉल्टन रॉक्स इन द क्रस्ट। अब मैग्मा और क्रस्ट, मैग्मा बेसिकली आपको पता है जब बेसिकली जब हम डील कर रहे थे रॉक्स के बारे में, इग्नियस सेडिमेंट्री, तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनता था, इग्नियस और सेडिमेंट्री हाँ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता था, जो मैग्मा निकलता था उससे वो बनता था, ठीक है। तो फिर हमने बात करी, हाँ तो क्या वो क्रस्ट जब भी वो गरम चीज आती है, तो दिस कैन हीट द ग्राउंड वाटर टू मैनिफेस्ट हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। अब उसके कारण क्या होगा, जो नीचे की गर्मी होगी तो ऊपर साइड वो हॉट स्प्रिंग्स बन जाएंगे, मतलब कि आपने देखा होगा कि धुएं कुछ जगह आपने अगर देखा होगा तो जमीन से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है, ठीक है, तो भाप निकल रही है अर्थ से, ठीक है। और गीजर्स, दीज हीट कैन एक्चुअली यूज्ड टू जनरेट पावर, ये हीट इस्तेमाल करते हो पावर को बढ़ते थे, जो था फॉर्म ऑफ वाटर इन हीटिंग एंड बाथिंग। अब आप लोगों ने वो देखा है, अरे बेसिकली क्या बताया है, अरे जैसे आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में देखा होगा, अरे आपने कार्टून में देखा होगा, जो दिखाते नहीं है कि गरम के पानी में जाते हैं नहाने लोग, ठीक है, जैसे आपने डोरेमोन उसमें भी देखा होगा, डोरेमोन और कई सारे कार्टून में दिखाया नहीं है, जब हम लोग गर्म पानी, जब वो लोग जो इसमें होते हैं किरदार वो गर्म पानी में जाते हैं नहाते हैं, हाँ तो बेसिकली वही हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे गर्म पानी से पूरा लोकेट होता है, ठीक है, उसमें नहाते हैं। दिस वैल्यू कुकिंग हीट एंड बाथिंग, इट इज अ क्लीन एंड यूजिंग हीट, हो गया। अदर कंट्रीज आर इटली रशिया, हो गया, अदर कंट्रीज आर रशिया इटली और यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर इन इंडिया लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश,
अब बात करें हमने जियोथर्मल एनर्जी की, तो ये कहाँ पर रहता है? मणिकरण और पुगा वैली इन लद्दाख, पुगा वैली इन लद्दाख, पुगा वैली इन लद्दाख, पुगा वैली इन लद्दाख और मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, एचपी। ठीक है, एचपी लैपटॉप वाला हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये दो जगह पाया जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी वो है बायोगैस। अब बायोगैस इज एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। अब जो दैट जो बायोगैस जो होती है वो जनरेट होती है फ्रॉम डेड एंड डिकेड, इसको मिटा देते हैं। जो बायोगैस होती है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बाय डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो बायोगैस का बात कैसे होता है? जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, उससे जनरेट होती है एनर्जी। ठीक है, लाइक डेड प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से हो गए? एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और डंग मतलब कि एनिमल डंग मतलब कि उसकी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, डंग और किचन वेस्ट। तो किचन वेस्ट की बात करें तो किचन वेस्ट क्या होता है? अरे किचन वेस्ट बेसिकली आपके वो हो गए, जब सब्जी के जो छिलके आप छिलते हैं, आलू का छिलका छिलते हैं, ठीक है, और भिंडी के जो बीज होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? किचन वेस्ट कहते हैं इसे। ठीक है, ओके, तो इसी कारण ये होता है। अब these in biogas, this biogas is decomposed by material well. The biogas is a mixture of methane and carbon dioxide, okay, of pure heating energy. तो हमने डील करते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेस। अब हम आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो अब एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज क्या है? दे आर इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होंगे, खत्म होंगे तो वापस से ये हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा दे आर अनलिमिटेड एंड कैन बी रिन्यूड, ये इनकी वैल्यू अनलिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, irrespective of conventional power sources unlimited है। ठीक है, these resources are clean and safe, साफ सुथरे हैं, साफ और सुरक्षित भी हैं। ठीक है, और इको फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत अच्छी बात हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब the non conventional power produces large amount of energy, बहुत ज्यादा large amount of energy प्रोड्यूस होती है, large amount of energy। हो गया, ठीक है। अब आए थे जरा डिसएडवांटेज में, बहुत अच्छी बात कर ली पिछली वाले में। अब इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्स का इस्टेब्लिशमेंट करने में बहुत ज्यादा पैसा आएगा, तो वेरी कॉस्टली, बहुत महंगाई, बहुत महंगा लगेगा भाई, बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, दे क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, एग्रीड नॉइज पोल्यूशन करते हैं, मतलब इतनी आवाज आती है, छट 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 छट, इतनी आवाज आती है तो आपको पोल्यूशन नहीं होगा। विंडमिल फार्म डिस्टर्ब टीवी रेडियो एंड सैटेलाइट रिसेप्शन। जो विंडमिल फार्म्स होते हैं उसके कारण क्या होता है? टीवी रेडियो सैटेलाइट जो होते हैं वो वहां से कन्वर्ट होकर विंड में चले जाते हैं, तो उतने अमाउंट की विंड उधर नहीं जा पाती, तो उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है। तो डिस्टर्बेंस इन टीवी, रेडियो एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, रिस्क ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज हाई, अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ इज वेरी हाई फॉर द रिप्लेसमेंट। हो गया, बात कर ली हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन, अब उसको बचाना भी है, पावर रिसोर्स को हमने पढ़ा, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, आप उनको बचाना तो सीखिए, ऐसा नहीं कि आप यूज करते रहेंगे। ठीक है, पावर इज एल्सवेयर बट वी कैन सी द फाइनेंशियल एनर्जी बोथ डिफरेंट एज वेल एज कॉस्टली। डिफिकल्ट क्यों? तो कन्वेंशनल अगर सोर्स अगर एग्जॉस्ट हो गए तो वापस से इमर्ज करना उसको डिफिकल्ट होता है। कॉस्टली नॉन कन्वेंशनल की बात करी जाती है, अगर स्टैब्लिश करना है बहुत कॉस्टली, खराब हो जाती है कोई चीज, उसका रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस का भी आपको हरजाना करना पड़ेगा, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो मोर एंड मोर नॉन कन्वेंशनल पावर शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर। अब सबसे ज्यादा नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज यूज करिए, ताकि जो हमारे कन्वेंशनल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बहुत कम है, तो उसका यूज कम हो पाए। ठीक है, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी, अवेयर कराओ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कि कम एनर्जी यूज करें फॉर लाइटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ भाई। ठीक है, फिर कम्पैक्ट कार
कूलिंग, साइकिलिंग एंड यूजिंग पब्लिक इफेक्टिव सेविंग एनर्जी। अब साइकिलिंग यूज करिए, फ्यूल बचाइए, जैसे आप ईंधन बचाओ, साइकिल चलाओ। तो अगर यूपी में आपने देखा होगा, यूपी में अखिलेश यादव हर जगह साइकिल पार्क बनाए थे, ठीक है, ताकि लोग साइकिल पे चलें, ठीक है। अब कंजर्वेशन वाली लीड टू इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन, अगर कंजर्व करेंगे तो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन करेगा। ओके, फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग ने चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आज खत्म कर दिया। तो इस वीडियो में 4 पार्ट है, टॉपिक के 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 तो पढ़ गया, लेकिन पार्ट 2, पार्ट 3 और ये वाला पार्ट बहुत जल्दी पढ़ने वाला है। तो अगर चाहते हैं वो पार्ट पढ़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी पुश करना पड़ेगा, ठीक है। बेल आइकन भी पुश करना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है, मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 डालने की कोशिश करूंगा। पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 2 मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप फिक्र मत करिए, आपको टाइम सारे मटेरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे कहूंगा पुश करिए। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर।